अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफजा माइक्रो इकोनॉमिक्स के 19th लेक्चर के साथ हाजिर है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, हम पिछले लेक्चर का रिव्यू करना चाहेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को शुरू किया था और इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ सर्टेन concepts and terminology in the cost, and there we started with the difference between the economic cost and the accounting cost. और उसमें हमने ये कहा था कि अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं कि जो नॉर्मली हमने इनकर की होती हैं, प्लस वी ऐड इनटू इट द डिप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट. अकाउंटेंट नॉर्मली बेस करते हैं पास्ट कॉस्ट डेटा पे और उसके साथ साथ चार्ज करते हैं एक एन एक्सपेंस विच इज फॉर द यूज ऑफ द फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन, एंड दैट इज द अकाउंटिंग कॉस्ट. Economists, on the other hand, they focus both on the out-of-pocket cost and the implicit cost. Out-of-pocket cost में वो cost होती हैं जो कि सारी की सारी उन्होंने पे आउट की हुई होती हैं for the use of certain inputs, and the implicit cost है वो opportunity cost, वो cost होती हैं कि जो कि उन्होंने उस अल्टरनेटिव के अकाउंट फॉर किया होता है जिसको अगर किसी और अल्टरनेटिव यूज में इस्तेमाल करते तो उससे कोई ना कोई बेनिफिट वो ड्राइव करते, एंड दैट फॉरगॉन बेनिफिट वैल्यू इज द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इनपुट. इकोनॉमिक और अकाउंटिंग कॉस्ट को आपस में डिफरेंशिएट करने के बाद वी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने ये कहा था, फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज ऑफ द ओनर ऑफ अ बिजनेस, एंटरप्रेन्योर फॉर एग्जांपल, कि अगर आप अपना टाइम एंड एफर्ट लगाते हैं तो आप अपने लिए कोई पेमेंट जो है वो उसमें से बिजनेस से नहीं ले रहे होते, अकाउंटेंट के तहत वो आपके इनकम स्टेटमेंट में ऐड नहीं किया जाता. लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है वो आपके टाइम की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो वैल्यू है, यानी कि अगर आप कहीं और काम कर रहे होते तो उससे जो आपकी अर्निंग होती, दैट इज अकाउंटेड फॉर एज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट. फिर उसके साथ साथ हमने लेटर ऑन वी ट्राई टू टॉक अबाउट द संक कॉस्ट. संक कॉस्ट में हमने ये कहा कि ये ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि एक बिजनेस इनकर करती है बट दे कैन नॉट बी रिकवर्ड. यानी आपने अगर पेमेंट कर दी है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और आप उस प्रोजेक्ट को फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर दे, रादर यू गो फॉर एन अल्टरनेटिव, तो जो पहले प्रोजेक्ट की आपने पेमेंट की हुई है दैट हैज बिकम संक कॉस्ट, यू कैन नॉट रिकवर इट. देन लास्टली वी टॉक्ड अबाउट द फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट, एंड वी सेड कि फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. यानी शॉर्ट रन में हमारी डिस्टिंक्शन जो है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की, दैट इज रेलेवेंट ओनली इन द शॉर्ट रन. कि शॉर्ट रन में कुछ इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनको हम चेंज नहीं करते और उनका लेवल फिक्स होता है, चाहे हम प्रोड्यूस कर रहे हों या हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं या कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है दे विल रिमेन फिक्स. दूसरी तरफ जो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, दे आर रिलेटेड टू द लेवल ऑफ द आउटपुट, कि अगर आपकी आउटपुट बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, अगर आउटपुट कम होती है तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी. कॉस्ट के इन कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने और एक्सप्लेन करने के बाद वी टॉक्ड अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कॉस्ट, एंड देयर वी सेड ओके कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट. और वहां हमने ये कहा कि अगर there are increasing returns, meaning thereby कि if we put in certain input into a production process and the increase in the output is higher than the increase in the input, we are experiencing increasing return. जब हमारे increasing returns हैं तो हमारी output जो है वो relative to input ज्यादा बढ़ रही है. दूसरी तरफ क्योंकि हम इनपुट कम कर रहे हैं, हमारी जो कॉस्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ द इनपुट, तो हमारी कॉस्ट जो है वो जो है डिक्लाइन कर रही है रिलेटिव टू द आउटपुट. दूसरी तरफ हमने ये कहा कि अगर हमारे डिक्रीजिंग रिटर्न्स हों, डिक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब ये है कि हमारी इंक्रीज इन आउटपुट इज डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन इनपुट, कि वहां पे हमारे पास डिक्रीजिंग रिटर्न है तो जो हमारी इनपुट है उसकी जो प्राइस है या जो कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग होगी. सो विद द डिक्रीजिंग रिटर्न वी एक्सपीरियंस decreasing output with relative to increasing input,
and we experience increasing cost relative to the output. और उसके बाद हमने determinant of cost देखने के बाद we started talking about the short run cost curve. उसमें short run cost curve में we said okay there is total cost in the short run which consists of the fixed cost and the variable cost. As we increase our output in the short run, there is no change in our fixed cost, but our variable cost will keep on changing as we increase the output. Then we also talked about the marginal cost, and we said okay, marginal cost is the additional cost incurred in the production of one more unit of output. और दूसरे अल्फाज में अगर हम आउटपुट को एक यूनिट से बढ़ाते हैं तो हमारे कॉस्ट में जो चेंज आई है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. अब उसमें हमने ये भी देखा कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज कैलकुलेटेड with a change in the total cost and that can also be calculated by looking at the change in the variable cost. क्यों? इसलिए कि आपकी शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आती, आपकी चेंज जो है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में आती है और देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट की चेंज की वजह से हमारी टोटल कॉस्ट में चेंज आती है. इसलिए जब हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि how much change has taken place in the variable cost when we are producing one more unit of output, that is marginal cost, or the change in total cost when we are producing one additional unit of output. फिर हमने एवरेज कॉस्ट को देखा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट इन द शॉर्ट रन रिमेन्स फिक्स और जो हम आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मोर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट और पर यूनिट जो है वो डिक्रीज करती है. एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी डिक्लाइनिंग होती है. जब हम बात करते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व की और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व की तो इनिशियली हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व डिक्लाइन करती है. इट रीचेस टू अ मिनिमम पॉइंट एंड देन इट अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व अगेन इट डिक्लाइंस इनिशियली देन रीचेस टू अ मिनिमम एंड इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो पिछले लेक्चर में हमने कॉस्ट कर्व्स के ग्राफ्स को देखना शुरू किया था एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कॉस्ट कर्व. आज के हम लेक्चर में उसी कॉस्ट कर्व के रिलेशनशिप्स को विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ हम देखेंगे और कंटिन्यू करेंगे एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स वी विल लुक एट द कॉस्ट इन द लॉन्ग रन. जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो देन वी लुक एट द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जैसे हमने कहा कि लेबर की जो कॉस्ट है वो वेज है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल? क्योंकि आपके लॉन्ग रन में हमारे पास लेबर और कैपिटल दोनों ने वेरी करना है, इसलिए हम देखेंगे यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को. और उसके साथ साथ जब हमने लेबर और कैपिटल दोनों को वेरिएबल कर दिया लॉन्ग रन में और हम कह रहे हैं कि वेज रेट जो है वो लेबर की कॉस्ट है और यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट फॉर द यूज ऑफ कैपिटल, तो फिर हम देखेंगे कि कॉस्ट मिनिमाइजिंग कॉम्बिनेशन क्या है इन दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. दोनों को हमने लॉन्ग रन में वेरी करना है एंड वी आर लुकिंग एट द कॉस्ट मिनिमाइजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. After looking at it, we definitely will look at the ISO cost line. जैसे आपको याद होगा कि जब हमने कंज्यूमर बिहेवियर की बात की थी तो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस थी वो हमने इन डिफरेंस कर्व्स के साथ देखी थी और उसके ऊपर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था जिससे आप गुड 1 को गुड 2 के साथ रिप्लेस करते थे. जब हमने प्रोडक्शन थ्योरी देखी तो हमने कहा लॉन्ग रन में हमारा दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल एंड लेबर दे आर वेरिएबल, इसलिए जो है उनको हमने रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन कर्व और जिसके साथ साथ जो है आज उन्हीं को हम फर्दर कैरी ऑन करेंगे और हम कहेंगे कि जो आइसो क्वांट है आपके वो आपको बता रहे हैं हाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट लेबर फॉर कैपिटल और वो जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज द स्लोप इज द रेट एट विच वी आर सब्स्टिट्यूटिंग वन
फैक्टर प्रोडक्शन इनपुट कैपिटल फॉर लेबर और लेबर फॉर कैपिटल। उसके साथ बाद में हमने ये भी देखा था कंज्यूमर थ्योरी में कि जब हम ऑप्टिमम चॉइस की बात करते हैं, यानी ऑप्टिमम चॉइस वो जिसमें आपकी सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो और आप बजट कंस्ट्रेंट में भी रहें कि जितनी इनकम है आपके पास उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। तो वो हाँ हमने बजट लाइन ड्रा की थी और हमने कहा था कि वो पॉइंट जहां पे बजट लाइन और आपका इन डिफरेंस का वापस में टेंजेंट है कि दोनों कंडीशंस मीट होती हैं, दैट इज द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन और सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन पॉइंट फॉर द कंज्यूमर। तो जब हम प्रोड्यूसर की थ्योरी को देख रहे हैं तो वी नीड टू डू द सेम थिंग। प्रोड्यूसर में हम देखते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूसर किस वक्त ले सकता है, रिमेनिंग विद इन द प्राइसेस ऑफ द इनपुट एंड द आइसो कॉस्ट लाइन विच इज द बजट कंस्ट्रेंट। अब हम उस कंस्ट्रेंट को आइसो कॉस्ट लाइन को ड्रा करेंगे एंड देन फाइनली जो है हम जो है वो इनपुट लेवल को जो है वो चूज करेंगे लुकिंग एट अ पॉइंट वेयर आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट दे आर टेंजेंट टू द ईच अदर। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने वही शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के एनालिसिस के साथ। इस एनालिसिस को दोबारा से देखने के लिए हम पहले अपने डेटा सेट को देखना चाहेंगे और वो डेटा सेट जो है दैट इज गिवन ऑन दिस स्लाइड। इस डेटा सेट में हमने फर्म के शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को लिया है और दिस कॉस्ट डेटा को लिया है और वो डॉलर में एक्सप्रेस की गई है। पहला कॉलम इज फॉर द आउटपुट एंड द आउटपुट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 यूनिट टू 11 यूनिट। The next column is fixed cost और short run में हमारी जो fixed cost हैं they remain fixed and we have taken it as 50. So throughout the column we have the fixed cost as an amount of 50. Variable cost they are changing, they are increasing with the increase in the output level. जब हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट 50 है, जब हम 5 करते हैं तो 130 है, देन 10 करते हैं तो 311 इज 385। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी टोटल जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और टोटल कॉस्ट विच इज द सम ऑफ द फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट नेक्स्ट कॉलम दे आर आल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट आवर टोटल कॉस्ट इज 100, दैट इज 50 फॉर द फिक्स कॉस्ट एंड द 50 फॉर द वेरिएबल कॉस्ट। When we are producing 5 units, then our total cost is 180 and that is 130 plus 50. When we are producing 10 units, then our total cost is 350, 300 for the variable cost and 50 for the fixed cost. Next column, we are taking the marginal cost and the marginal cost basically is change in the total cost when we are producing 1 additional unit of output. So when we are producing 2 units, our total cost is 128. Previously when we were producing 1 unit our total cost is 100, so the marginal cost for the production of second unit will be 128 minus 100, that is 28. We can also get the same number of or same value of the marginal cost if we look at the change in the variable cost, because the fixed cost is fixed and the change is only taking place in the variable cost. इसलिए जो variable cost की change है वही total cost की change है। तो हमारी variable cost 1 unit of output पे 50 है और 2 पे that is 78 and therefore the marginal cost or the additional cost for the production of second unit is 28, that is 78 minus 50. Average फिक्स कॉस्ट जो है दैट इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग क्योंकि हम जो है 50 को स्प्रेड कर रहे हैं ओवर मोर एंड मोर नंबर ऑफ यूनिट्स। एक यूनिट पे हमारी फिक्स कॉस्ट इज 50 एंड देन फॉर 5 यूनिट इट हैज डिक्रीज टू 10, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 5। फॉर 10 यूनिट इट हैज फर्दर डिक्रीज टू 5 एंड दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 10 एंड फाइनली एट 11 यूनिट आवर एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 4.5। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी डिक्लाइन कर रही है एंड हाउ वी हैव कैलकुलेटेड इट इज वी हैव टेकन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो एक यूनिट पे आपकी वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 50, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 1। 5 यूनिट्स पे it has decreased to 26 and here we have taken the variable cost which is 130 divided by 5 and this is 26. हमारी जो वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज डिक्लाइनिंग अप टू 7th यूनिट के 6 पे भी 25 है और 7th पे भी 25 है एंड उसके बाद इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग।
Average total cost is also showing the same kind of trend. Okay, initially it declines and it declines up to the 8th unit, which is 31.8. It decreases from 100 to 31.8 and it again starts increasing. So given this data set here, we can definitely define the marginal cost, and we are looking at the trend here. Our marginal cost decreases initially with increasing return, because we are talking about the determinants of the cost in the short run, and that was the returns here. So initially our marginal cost decreases with the increasing returns, and that is from unit number 0 through 4, and then our marginal cost increases with the decreasing return, and that is unit number 5 through unit number 11. Now if we have to draw these curves here, we need to look at this graph on this slide. We have taken output on the x-axis and the cost on the y-axis. So the first line is a parallel line, and that represents the fixed cost. In our example, in the previous table, we have assumed कि हमारे fixed cost जो हैं, they are at a level of 50. So we have a parallel line to the x-axis. It remains the same throughout the short period of time. The next line here is that of the variable cost. Our variable cost increases with the production, and the rate varies with the increasing and decreasing returns. कि initially जो है हमारी variable cost कम increase होती है, जब increasing returns है उसके बाद हमारी variable cost जो है वो ज़्यादा increase हो जाती है because of the decreasing return. हमारी total cost जो है that is the vertical distance between the fixed cost and the variable cost. जैसे हमने टेबल में भी देखा था कि total cost का column we have derived by adding the fixed cost and the variable cost. अब इसके साथ हम देखते हैं अगले ग्राफ को. अगले ग्राफ में हमने marginal cost and the average cost curves जो हैं वो ड्रा किए हुए हैं. इसलिए स्लाइड पे देखते हैं. Average fixed cost is the broken line. At the production level of 1 unit हमारी जो average fixed cost है that is 50. जो हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं हमारी average fixed cost keeps on declining because we are spreading those 50 amount over a more and more number of units of output, इसलिए वो decrease करती है and it has become parallel to the x-axis. इसके बाद हम देखते हैं average variable cost curves को और average total cost curve को. Average variable cost curve is declining initially, और ये जो है decline होता है up to an output level of 7. This is due to the increasing returns. जैसे कि हमने पहले देखा था determinant of the cost में हमने ये कहा था कि जो हम experience करते हैं increasing return, तो then we experience parallel to that we experience decreasing return in our cost. So due to increasing returns in output, we are experiencing decreasing return in cost. Average variable cost curve is declining up to unit number 7. Then later on when we are experiencing decreasing return, that is reflected as upward sloping average variable cost curve. Later on our average variable cost curve is increasing, or the costs are increasing in relation to our output. जब हम देखते हैं average total cost curve को, तो it is decreasing initially. It keeps on decreasing till the point where we have output units of 8, and then again it also starts increasing. The reason behind is the same, but the only difference is that our average variable cost is at the minimum when we have an output level of 7, and our average total cost is minimum when we have an output unit of 8. And why is that so? Because our average total cost includes not only the average variable cost, rather it also includes the average fixed cost. Finally, when we look at the marginal cost curve is initially decreasing and then it starts increasing. It increases and it is equal to the average variable cost curve when it is at the minimum, and it is equal to the average total cost curve when the average total cost curve is at the minimum. Now the further explanation and the relationship of these curves are shown on the next slides. So when we look at the variable cost curves and the total cost curve, we are taking output on the x-axis and the price on the y-axis.
we have drawn the fixed cost, that is the total fixed cost, total variable cost curve and the total cost curve. When we draw a line at point A and that line is drawn from the origin, that line gives us the average variable cost. If we draw any line which is tangent to a point on the variable cost curve, that is the marginal cost. The slope of the line is the marginal cost. अब इसमें जब हम देखते हैं पॉइंट ए पे हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एंड दैट इज एन आउटपुट लेवल ऑफ 7. Now when we look at the next slide here we are looking at the unit cost or the average variable cost and the average total cost curve, and then in relation to the marginal cost curve, our average cost fixed cost falls continuously. It is declining continuously because we are spreading it over more and more number of units of output. When our marginal cost is less than average variable cost, which means कि हमारा marginal cost curve is below the average variable cost curve and it is also below the average total cost curve, then our average variable and the average total cost are declining. When marginal cost is greater than the average variable cost, which means when the marginal cost curve is above the average variable cost curve and the average total cost curve, then our average variable cost and the average total cost, they are increasing. If you look at continue with the same discussion with the same slide here, our marginal cost is equal to average variable cost and average total cost at the minimum point on the average variable cost and the average total cost curve. Minimum point on the average cost curve, as I have already explained, occurs when the output level is at 7 units, and the minimum point on the average total cost curve occur when the output level is 8. Why is that so? So the reason behind is that in our average total cost we have included both average variable cost and the average fixed costs. That's why the minimum point on the average total cost occurs at an output level of 8 and the minimum point at the average variable cost occur at the output level of 7. So these were basically the short run cost curve. We have looked at the total cost, fixed cost and the variable cost, marginal cost, and then the average total cost, average fixed cost and the average variable cost. Then we have also looked at the relationship between the average and the marginal cost curve. Now when we have addition to the output, initially our average variable cost curve and the average total cost curve, they are declining, that we experience increasing returns, and later on our average variable cost and the average total cost starts increasing. So when our marginal cost is less than average variable cost curve and the average total cost curve, our average variable and the average total costs are declining. Our marginal cost is equal to the average variable cost curve or the average variable cost when it is at the minimum. Our marginal cost is equal to average total cost when it is at the minimum, and when our average cost, average total cost, average variable cost both are increasing, then our marginal cost is more than these two costs, or our marginal cost curve is above the average total cost curve and the average variable cost. अब इसके साथ हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व की डिस्कशन जो है वो कंप्लीट होगी. नाउ वी आर लुकिंग टू लुक एट द कॉस्ट कर्व इन द लॉन्ग रन. जैसे कि हमने पहले डिफाइन किया था कि लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड इन विच वी कैन वेरी बोथ कैपिटल एज वेल एज लेबर. पहले हमने ये कहा था कि जब हम लेबर ज्यादा हायर करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी पे सर्टन वेज टू द लेबर. इसलिए उसकी जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन होगी, एज्यूमिंग के कैपिटल इज फिक्स, तो हमने कहा दैट इज वेज रेट
times the number of workers hired. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अब लॉन्ग रन की, तो वी आर सेइंग कि नाउ बोथ कैपिटल एंड लेबर दे आर वेरिएबल, वी कैन चेंज बोथ एट द सेम टाइम. What we need now is the cost which we are going to pay for the use of capital, and that concept is known as the user cost of capital. Now, how do we calculate the user cost of capital? One good method is what normally the accountants use. They use the depreciation as the user cost of the capital. But from the economist point of view, when we are looking at the cost of capital, what we do is we use the depreciation plus the opportunity cost. That if we have purchased an equipment and we are going to use it for like 9-10 years, then we have invested a large amount of money in the purchase of that equipment. Had we not purchased that equipment, वो money हम कहीं और invest करके certain return जो है वो earn कर सकते थे. इसलिए what we do is we look at the depreciation, which is the use of the machinery, plus the opportunity cost of purchasing that machinery. That अगर हमने कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो उस अमाउंट के ऊपर हमने क्या रिटर्न जो है वो अर्न किया होता है, दैट आल्सो बिकम्स द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. So we define the user cost of capital as shown on the slide. User cost of capital is equal to economic depreciation plus the interest rate into value of the capital. This interest rate multiplied by the value of the capital is that had we invested this much amount which we have invested in the capital somewhere else, this is the earning which we would have been earning. Now let's suppose we take an example and to explain this particular scenario, the user cost of capital, and we take an example of an airline. The airline purchases a Boeing 737 and the airline is paying $150 million, and the expected life, useful life of this Boeing is 30 years. Now if we use the straight line method of depreciation, then the annual economic depreciation will be, we take 150 million and divide it by 30. So the per annum or per year depreciation is 5 million. And we also assume that the prevailing interest rate is 10%. Now if we did not invest that 150 million in the purchase of the Boeing, then we would have invested that at an interest of or the rate of return of 10%. Therefore, the user cost of capital for the first year will be our depreciation charge, that is we have divided 150 over a useful life of 30, which has become 150 over 30 has become 5 million, and then we add into it the opportunity cost of investment, which is 150 into 0.10, which is the rate of return 15. So we have 5 million depreciation plus 15 million the opportunity cost of lost investment opportunity, so that altogether makes it 20 million. Now if we look at the 10th year, what will happen here is our depreciation charge will remain fixed, and that is equal to 5 million. But when we are looking at the opportunity cost of the rate of return, the return we have lost, that is dependent on the value of the capital at the end of the 10th year. Because initially for the first year, जब हमने calculate की थी opportunity cost of the rate of return or the return total return missed, that was at the cost of 150, which was the initial investment. But at the end of the 10th year, what has happened here is कि हमने 150 में से अब उसकी cost जो है या value of the asset जो है वो decrease हो गई है due to the depreciation. 10 years में 5 million per year के हिसाब से जो value है वो 50 million से decrease हो गई है. इसलिए 10th year में the value of the capital is not 150, rather it is 100 million. उस 100 million के ऊपर हमने जो opportunity cost है, that is 10%. So the 100 million into 10 is 10 million.
So at the end of the 10th year ہماری user cost of capital is 5 million for the depreciation and 10 million for the lost opportunity. Altogether is 15 million. Now once we know the user cost of capital or the cost of using capital, now we can make a selection of the input combination, which is L based on the wage rate and then K based on the cost of capital, that is R. اب یہی یوزر کاسٹ آف کیپٹل جو ہے ہم پرسنٹیجز میں یا ریٹ آف ریٹرن کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو ہاؤ وی کین ڈو دیٹ از دی ڈیپریسیشن ریٹ پلس دی اپرچونٹی کاسٹ ریٹ. سو وی نیڈ ٹو کیلکولیٹ دی اپرچونٹی کاسٹ ریٹ اینڈ دیٹ از دی ڈیپریسیشن ریٹ از 1/30, that is 3.33, and the opportunity cost rate is given as 10%. So what we will have is given on this slide. The depreciation rate is 1/30, 3.33 per year. Rate of return is 10% per year. The user cost of capital will be 3.33 plus 10, which is equal to 13.33% per year. Now we have defined the user cost of capital in terms of rate of return, which is 13.33%, and we also know the wage rate. Given these two prices of the two inputs, which is the capital and the labor, now we can also look for the selection of the combination which can minimize the cost. Now the cost minimizing output choice, before we move on to that, اب ہم ایک کوشچن پٹ اپ کرتے ہیں کہ پچھلی ایگزامپل میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو بوئنگ ہم نے خریدا ہے اس کی ایک ڈیپریسیشن چارج ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کی اپرچونٹی کاسٹ ہے. اب اگر ہم ایزیوم کریں کہ ہم نے پرچیز نہیں کیا, وٹ ایف وی ہیو رینٹڈ اٹ آؤٹ, کہ اگر ہم نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر پھر کیا کاسٹ ہوگی. ایک تو ڈیپریسیشن چارج ول ریمین دیئر اینڈ دیٹ ڈیپریسیشن چارج از 3.33% پر ایئر. واٹ اباؤٹ دی لاسٹ اپرچونٹی کاسٹ. اب اس میں لاسٹ اپرچونٹی میں یہ ہوگا کہ جو ہمارا اونر آف دی ایسٹ ہوگا وہ کیپٹل مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ہی رینٹ ڈٹرمن کرے گا. اور اگر ہماری کیپٹل مارکیٹ جو کہ نارملی ایفیشینٹ ہوتی ہیں, انفارمیشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے فلو کرتی ہے ٹو دی اونر آف دی کیپٹل, تو ہمارا اونر آف دی کیپٹل جو ہوگا یا اکوپمنٹ مشینری جو بھی فکسڈ ایسٹ ہے اس نے رینٹ کے اندر ہی وہ لاسٹ اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ شامل کی ہوئی ہوگی. اس لیے ویدر وی رینٹ آ پرٹیکولر کیپٹل اکوپمنٹ اور ویدر وی پرچیز اٹ, ہماری جو یوزر کاسٹ آف کیپٹل ہوگی دیٹ ول بی ایکول ٹو دی ڈیپریسیشن چارج پلس دی لاسٹ اپرچونٹی ریٹرن. تو اب ہم جاتے ہیں اپنے ڈیسیژن میکنگ کی طرف کہ ایک جو پروڈیوسر ہے وہ کس طرح ڈیسیژن کرے گا کہ کون سا آؤٹ پٹ لیول جو ہے وہ چوز کرے سو دیٹ دی کاسٹ آر منیمم, یا فار اے گیون لیول آف آؤٹ پٹ ان پٹ کے کمبینیشنز کس طرح بنائے کہ کاسٹ جو ہے وہ منیمم ہوگا. اگر ہم ریکال کریں جب ہم یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن بہیویئر آف دی کنزیومر کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے بھی وہاں پہ یہ دیکھا تھا کہ کنزیومر نے کس طرح سے چوز کرنا ہے کمبینیشن آف گڈ اے اینڈ بی سو دیٹ کہ اس کی یوٹیلیٹی میکسیمم ہو. اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے وہاں پہ یہ دیکھا تھا کہ اس کی پریفرنسز جو ہیں وہ انڈیفرنس کروز کے تھرو ہم نے دکھائی تھی, اور جو بجٹ لائن تھی دیٹ واز دی کنسٹرینٹ کہ جو بجٹڈ انکم تھی given the budgeted income and the prices of the good A and B, ہم نے وہ کمبینیشن دیکھا تھا کہ جس کے اوپر یوٹیلیٹی کرو اور آپ کا یوٹیلیٹی کرو which is reflected in the indifference curve اور بجٹ لائن آپس میں میچ اپ کر دیں کہ ہمارا بجٹ بھی ایگزاسٹ ہو جائے آن دی گیون پرائس لیول اور ہماری یوٹیلیٹی جو ہے وہ میکسیمم ہو, اور وی ور ٹرائنگ ٹو اچیو دی میکسیمم اور دی ہائیسٹ لیول آف دی انڈیفرنس کرو. ہم جب ہم پروڈیوسرز کی بات کر رہے ہیں تو وی آر ڈوئنگ دی سیم تھنگ. وٹ وی ہیو ٹو ڈو ہیئر از کہ وی آر لوکنگ این آئسو کوانٹ اینڈ اس کے ساتھ جو کنسٹرینٹ ہے دیٹ وی need to show with the help of the ISO cost line. ISO cost line میں ہمیں کیا چاہیے, جو کچھ ہمیں بجٹ لائن میں چاہیے تھا. بجٹ لائن میں ہمیں کیا چاہیے تھا, prices of good A and B. اب ہمیں جو ہے
आइसो कॉस्ट लाइन में हमें इनपुट की प्राइसेस चाहिए होंगी. हमें पता है कि लेबर जो कि इनपुट है उसकी प्राइस है W, कैपिटल की प्राइस इज द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और R. अब हमने ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ L और K लेना है जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम पॉसिबल हो. और कोई भी पॉइंट जो है हमारा आइसो क्वांट पे whenever that is tangent to our iso cost line, that will be the point which will minimize the cost. आइसो कॉस्ट लाइन को अगर हम एक कंस्ट्रेंट की शक्ल में देखें तो दैट इज रिटन ऑन दिस स्लाइड हियर. इफ आर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू WL, what we pay to the labor, plus what we pay to the capital RK. So we have a total cost constraint which is C is equal to WL plus RK. जैसे कि हमने कंज्यूमर्स की बजट लाइन में देखा था कि आपकी टोटल बजटेड इनकम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड ए इनटू द क्वांटिटी ऑफ गुड ए प्लस प्राइस ऑफ गुड बी इनटू द क्वांटिटी ऑफ गुड बी. अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू W टाइम L. W is the price of labor times the quantity of labor plus R, which is the price of capital, into the quantity of capital. Now we can also rewrite this iso cost line as shown on this slide. So what we have here is K is equal to C over R minus W over R into L. We have simply rearranged the terms and we have got this line as K is equal to C over R minus W over R into L. So the slope of the iso cost line will be change in K over change in L, which is equal to minus W over R. This is the ratio of the wage rate to the rental cost of capital. This is exactly the same what we had in the consumer theory. We said, okay, there the change in A over change in good B was equal to the price of A over the price of B. So this shows that the ratio at which, what this slope shows is the ratio at which capital can be substituted for the labor or the labor can be substituted for the capital. अब हम किस तरह जो है वो इनपुट चूज करेंगे. इनपुट को चूज करने के लिए वी विल कंबाइन आवर आइसो कॉस्ट एंड द आइसो क्वांट, और उन दोनों का जो पॉइंट होगा दैट विल टेल अस दैट दिस इज द आउटपुट लेवल विच विल मिनिमाइज आवर कॉस्ट. इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ हियर. स्लाइड पे वी हैव टेकन लेबर पर ईयर विच इज द वन इनपुट and the capital per year on the y-axis, the other input. अब इसमें हमने लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव लिया है जिसमें लेबर और कैपिटल दोनों जो हैं वो वेरी कर सकते हैं. हमारे पास जो आइसो कॉस्ट लाइन्स हैं दे आर 3. वी हैव C0, C1 एंड C2. These are the 3 आइसो कॉस्ट लाइन्स. अब हमारी जो आइसो क्वांट है that is at an output level of Q1. अब इसके ऊपर हमारे पास कोई भी combination of K और L जो है is going to give us an output level of Q1 only. When we try to look at the equilibrium point, C0 is an iso cost line on which it is not possible to produce an output level of Q1. Because the combination of L and K is unable to give us an output level of Q1. Therefore, we move to the next higher curve, or maybe let's assume we are moving to the highest one, C2. C2 के ऊपर there are 2 points. One point is the combination of K2 and L2. K2 and L2 is giving us an output level of Q1. Another point is K3 and L3. It is also giving us another point for the same output level of Q1. But our K3 and L3 is lying on the highest iso cost line C2.
K2 and L2 is also lying on the highest isocost line, which is C2. But we do have another point on the isoquant Q1, वो combination जो हमें Q1 output देता है, and it is lying on the middle isocost line, which is C1. C1 पर point A. Point A पे हमारा K1 capital and L1 labor is giving us an output level which is equal to the other 2 points on C2 with a combination of K2 L2 and K3 L3. So what is the feasibility here? The feasibility is that if we move to the C2, we are moving towards the highest cost line. If we stick to the middle one, C1, we are having the same output level but with the lower combination of K1 and L1, K1 output and L1 labor. So the optimum point, which is the cost minimization point, is point A, and that is the equilibrium point. तो अब हमने जो देखा है वो ये है कि जब हमारे लॉन्ग रन के अंदर कैपिटल और लेबर दोनों वेरिएबल हो जाते हैं तो हमारी लेबर की प्राइस और कैपिटल की प्राइस और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू जो है, हम देखते हैं कि किस तरह एक गिवन आउटपुट लेवल, फिक्स्ड आउटपुट लेवल के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें जो कि हमें कॉस्ट मिनिमम पड़े. तो दैट इज द पॉइंट जहां पे हमारा आइसो क्वांट इज टेंजेंट टू द आइसो कॉस्ट लाइन, कि हम आउटपुट लेवल भी वो रख रहे हैं और द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट आइसो कॉस्ट लाइन के ऊपर हम टेंजेंट हमारा आइसो क्वांट है. अब हम इसको मजीद एनालाइज करते हैं कि अभी तक तो हमने एज्यूम किया था कि वेज रेट फिक्स है. व्हाट इफ देयर इज अ चेंज इन द वेज रेट? तो डेफिनेटली व्हेनेवर देयर विल बी चेंज इन द वेज रेट, देयर विल बी चेंज इन आवर ऑप्टिमम क्वांटिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल, क्योंकि लॉन्ग रन में अब हमने एज्यूम किया है कि हम लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैपिटल से और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेबर से. जैसे रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जब भी आपकी लेबर एक्सपेंसिव हो जाती है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं विद द मशीन, और अगर मशीन एक्सपेंसिव है तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द लेबर. इसी एनालिसिस को अगर हम विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ देखें तो हियर वी हैव एज्यूम्ड कि हमारी लेबर जो है वो एक्सपेंसिव हो गई और लेबर जो है वो एक्सपेंसिव हुई तो हमारी जो आइसो कॉस्ट लाइन है has been shifted to the broken line. Broken line C2. Old wage rate के ऊपर हमारा equilibrium था at point A with K1 L1, K1 capital L1 labor, and we were able to produce an output level of Q1. अब अगर हमारी लेबर एक्सपेंसिव होती है लेकिन हम वही Q1 आउटपुट लेवल रखना चाहते हैं तो what will happen? लेबर के एक्सपेंसिव होने से हमारी आइसो कॉस्ट लाइन जो है, ब्रोकन लाइन, शिफ्ट हो जाएगी और इसके साथ ही हमारा स्लोप ऑफ द लाइन जो है, आइसो कॉस्ट लाइन, भी चेंज हो जाएगा. अब आइसो क्वांट जो है हमारा नई ब्रोकन आइसो कॉस्ट लाइन पे टेंजेंट है एट पॉइंट बी, और पॉइंट बी पे हमारे पास जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है K2 L2 इज गिविंग अस द सेम आउटपुट लेवल ऑफ Q1. अब इस पॉइंट A को जब हम कंपेयर करते हैं B से या B को कंपेयर कर रहे हैं A से, तो प्रीवियसली व्हेन द वेज रेट वाज लो वी वर यूजिंग मोर लेबर L1 एंड लेस कैपिटल K1. जब हमारी लेबर जो है वो एक्सपेंसिव हो गई, वी आर यूजिंग लेस लेबर L2 एट पॉइंट B एंड मोर कैपिटल K2. So what we have done here is that we have substituted labor for capital. अब इसी सब्स्टिट्यूशन को हम एक्सप्लेन करते हैं, एंड प्रीवियसली भी हमने एक्सप्लेन किया था, विच इज नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. एंड इफ इक्वेशन इज गिवन ऑन दिस ग्राफ, आइसो क्वांट एंड द आइसो कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन फंक्शन. Our marginal rate of technical substitution, as we already said, is change in K over change in L, which is equal to the marginal product of labor over the marginal product of capital. ये हमने प्रोडक्शन
के जब लेक्चर कवर किए थे तो उसमें हमने मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया था. नाउ इन टुडेज lecture we have defined the slope of the isoquant line, and that is change in K over change in L. Now the slope is equal to minus W over R, the ratio of the prices of the two inputs. Therefore, our marginal product of labor over marginal product of capital is equal to W over R, and that is the equilibrium condition, and that is the condition where our costs are minimum. We can also rewrite it as shown on this slide here. Marginal product of labor over the wage rate is equal to the marginal product of capital over the cost of capital, user cost of capital R. So the equilibrium condition is where we spend $1 on the labor, it gives us the same contribution to the output as if we spend $1 on the capital, and it gives us the same combination. But suppose the marginal product of labor or the marginal product of capital changes, or the wage rate or the user cost of capital changes. As a result of that, our equilibrium combination of labor and capital will change, and equilibrium combination here is the cost minimizing combination. Now let's take a scenario, and we assume that our wage rate is $20 and our cost of capital, user cost of capital is $2, but our marginal product of capital is equal to marginal product of labor. Now, which input, whether the capital or the labor, we will use more? The labor is more expensive and the capital is less expensive, and the productivity, which is the marginal product of capital and the marginal product of labor, is the same. So, of course, obviously, when we want to have an equilibrium scenario, so we need to take the ratio. Marginal product of labor over the wage should be equal to marginal product of capital to the user cost of capital. Here, our numerator, marginal product of capital, is equal to marginal product of labor, but our wage rate is higher than the cost of capital. Therefore, we would like to use more capital and we would like to use less labor. So, the combination depends on the final bottom line is कि हमारा जो combination है वो depend करता है कि input की prices क्या है और input की contribution to the output क्या है, which is the marginal product. अब इसी को further explain करने के लिए the idea of the firm's choice, we take an example. Look at this slide here. Now there are certain firms who are producing certain items, and as a byproduct of the production process they are producing something which is harmful for the society, and that byproduct is known as the effluent. If the government wants to minimize the production of the effluent by the producer, what they can do is they can put a fee that if a firm produces more effluent, will be charged a certain fee. If it produces less effluent, will be charged a lower fee. Now, how our producers will respond to this effluent fee? In order to explain this, let's assume there is a manufacturer, and the manufacturer is producing steel on the river side. Now, the production of the steel is producing an effluent. The producer or the manufacturer has two choices. One is to use a machine or a capital which will recycle that effluent and will minimize the quantity which is emitted for the society. And the other is directly emit that effluent into the river. These are the two choices. Now, if the government imposes a fee on it, how the choice of the producer will be whether to use a machine or whether to just throw that effluent in the river. So let's look at this particular slide here.
the cost minimizing response to an effluent fee. We have taken the wastewater on the x-axis and the capital machine per hour, the machine which is being used to minimize the amount of effluent. We have the ISO cost and we also have the ISO quant. The output of 2000 tons of steel per month, that is reflected with the ISO quant. The slope of the ISO cost is minus 10 over 40. Now, which means that a fee of 10 is being imposed by the government. Now, if the government wants to discourage it, if the government imposes a fee, increases the fee from 10 to, let's suppose, 20, government doubles the fee because the government wants to minimize the usage of this effluent. What will happen is our ISO cost line will shift to the broken line and our equilibrium point will move from point A to point B, which means that this producer will use more capital. It will increase the usage from 2000 to 3500 and it will emit less effluent in the riverside. So the bottom line is that the more easily factors can be substituted, the more effective the fee is in reducing the effluent. कि अगर आपके इस तरह के फैक्टर्स हों कि आप उनको इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो अगर गवर्नमेंट जब फी लगाएगी टू डिस्करेज, देन व्हाट विल हैपन इज कि वो इजीली जो है डिस्करेज हो जाएंगे प्रोड्यूसर. नंबर 2 इज द ग्रेटर द डिग्री ऑफ द सब्स्टिट्यूट स्टेबिलिटी, द more flexibility firm will have. And as was the case in this particular example, moving from point A to B combination, previously they were paying 100,000, now they will be paying 50,000. So with this example here, we just wind up our today's lecture. But before we wind it up, let's revise what we have done in today's lecture. आज के लेक्चर में we started with the analysis of the short-run cost curves, and we also looked at the relationships. We said total cost is equal to fixed cost plus variable cost, and then we said in the short run our fixed costs, they remain fixed. Only variable costs, they change. Therefore, marginal cost, which is the change in total cost due to the change in output level, is dependent on the change in the variable cost. We can calculate the marginal cost by looking at the change in total cost or by looking at the change in the variable cost. Then we also looked at the average cost, and we said our average total cost is equal to average fixed cost plus the average variable cost. Then we looked at the relationship between the average cost and the marginal cost, and we said when our average cost and average variable cost, they are declining, our marginal cost is also declining. But marginal cost is less than the average variable cost and the average total cost. Marginal cost is equal to average total cost when it is at its minimum. Marginal cost is equal to average variable cost when the average variable cost is at its minimum. When our marginal cost is increasing, then our average total cost and the average variable cost, they are also increasing, but they are less than the marginal cost. When we look at the average fixed cost is continuously declining because it remains fixed, and as we add more and more units of output, our per unit fixed cost keeps on decreasing. Then we looked, after looking at the short run cost curves, we look at the long run cost curves, and in the long run we said both capital and the labor, they are flexible, they can vary, they can be substituted for one another. And we said what is the cost minimizing input combination, and that was the combination where our ISO cost line was tangent to the ISO quant. That was the minimum combination point. And with this, we complete our today's discussion. Inshallah, we'll continue with the cost discussion for the next lecture. We'll look at the long run versus the short run cost, and we will look at the cost with the two output,
اجازت دیجیے, اللہ حافظ.